हेलो माय डियर मेहनती मीडिया एस्पायरेंट्स। आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। जो भी होगा आगे के लिए अच्छा होगा। तो मेरा नाम हरिशंकर सोनी है और मीडिया एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में बात ये करेंगे कि 14 मार्च का जो आपका पेपर हुआ है उसका एनालिसिस कर लेंगे और CUET के अलावा जो अल्टरनेटिव्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी क्वेश्चन थे कि IMC की कट ऑफ अब क्या रहेगी, किस हिसाब से हम सोच के चले, हमारा पेपर ऐसा गया है हम क्या सोचे। तो कट ऑफ जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपको पता है कि ये प्रेडिक्शन होगा डेफिनेटली, तो वो प्रेडिक्शन मेरी ओर से क्या है आपके लिए वो आप जान पाएंगे। नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगी, मतलब अब पेपर तो दे दिया है ना, कैसे रिजल्ट आता है, कैसे काउंसलिंग होती है, उस प्रोसेस के बारे में भी जो है एक ओवरव्यू हम लेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये पूरी वीडियो आप प्लीज़ देखिएगा। तो जो 14 मार्च का पेपर हुआ दोस्तों, वो आप सब लोगों ने जिस तरीके से मेरे को बताया और जिस तरीके से आपने क्वेश्चन भी लिख के भेजे और एक रफ पेपर बनाने की कोशिश की, उससे मैं इतनी चीज़ें निकाल पाया हूँ कि जैसा आप सब लोग कह रहे हैं कि एसएसएन रीजन वाले MCQs तो नहीं आए इस साल, एडवर्टाइजमेंट PR से कोई क्वेश्चन नहीं दिखा, रेडियो हिस्ट्री जो पहले के पेपर्स में काफ़ी है इस बार नहीं आई, दूरदर्शन से काफ़ी आया है वो भी डिटेल में आया है ना, टीवी से काफ़ी आया, टेलीविजन वाली हिस्ट्री से, उससे उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, मीडिया सेगमेंट इस बार थोड़ा कम आया, GK GS से क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। तो ये तो स्लाइड चेंज हर साल पेपर में होता है, कोई ना कोई सेगमेंट कम या ज़्यादा, या कोई किसी सेगमेंट से कुछ भी ना पूछना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो चलती रहती है। अब अगले साल क्या पता मीडिया से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए, तो ये हमारे हाथ में है नहीं। और हर साल पेपर सेट करने वाले अलग अलग यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट या मेन प्रोफेसर्स होते हैं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर्स लोग जो हैं हर बार अलग अलग यूनिवर्सिटी के देखने को मिलते हैं। तो जब आप हर बार अलग अलग तरह के लोग पेपर सेट करते हैं तो पैटर्न में चेंज तो डेफिनेटली आएगा ही। और एक NTA की सबसे गलत बात यह भी है कि यार आप डिटेल सिलेबस ऑफिशियली दे दो ना, थोड़ा तो ऑफिशियल सिलेबस दो डिटेल के अंदर खुद से, ताकि बच्चों के ऊपर जो है ज़बरदस्ती प्रेशर ना पड़े। अब 6 लाइन आपने लिख के दे दी है और उससे आप कह रहे हैं कि जो है आप अपना देख लीजिए सिलेबस का कि हम तो कहीं से भी पूछ सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो NTA को समझना चाहिए, काफ़ी सारे पेपर स्पोर्ट्स के लिए 2-2 पेज का बड़ा बड़ा सिलेबस है, लेकिन COQP 17 का सिलेबस काफ़ी सालों से अपडेट ही नहीं हुआ, या कभी अपडेट एक तरीके से हुआ ही नहीं। ठीक है, 56% लोगों का कहना था, 56% लोगों का कहना था कि पेपर वाज मॉडरेट लेवल, ठीक है ना, और मॉडरेट के बाद में कहना था कि टफ था। इजी कहने वाले बच्चे जो हैं बहुत गिने चुने हैं। ठीक है, तो पेपर जो है ठीक लगा, मेरे को लगा कि मॉडरेट ही है ना। मॉडरेट क्या होता है, जिसमें चीज़ें पढ़ी हुई हो, ठीक है, और थोड़ा सा एनालाइज लगा कि आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करना पड़े, तो वो मॉडरेट है। अगर पूरा ही पढ़ा हुआ आ गया है, सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो रहे हैं, तो इजी है। और पेपर ऐसा आ गया है कि बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो ऐसी है जो हमारी आमतौर पे पढ़ी हुई नहीं है। तो ऐसा टफ पेपर तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि चीज़ें आमतौर पे आपकी पढ़ी हुई है। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कि आ जाते हैं या कॉन्सेप्चुअल भी हैं। अगर 10 क्वेश्चन ऐसे हैं तो पेपर जो है मॉडरेट ही कहेंगे, क्योंकि 75 के 75 क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते ना। 65 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जिस पे आप दिमाग लगा सको, उसे सॉल्व कर सको। ऐसे क्वेश्चन थे, 65 क्वेश्चन ऐसे थे आउट ऑफ 75, तो पेपर वाज मॉडरेट। और जिस तरीके से मैंने क्वेश्चंस देखे, मॉडरेट लेवल आप कह सकते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। मीडिया लिटरेचर जो कि पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा आना स्टार्ट हुआ, बिल्कुल इस बार भी आया। पेपर फैक्चुअल भी था, कॉन्सेप्चुअल भी था, सिनेमा वगैरह के जो टॉपिक्स हैं वो भी थे। ठीक है, मतलब ADPR आपने हटा दिया, सिनेमा को बहुत आप लेके जा रहे हैं। ठीक है, मूवीज से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, पूछ रहे हैं तो पूछेंगे ही। मैचिंग वाले MCQs थे। मैचिंग वाले MCQs में दो बातें हैं। पॉजिटिव बात यह है कि आप अपनी ट्रिक्स लगा सकते हैं, नेगेटिव बात यह कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। ठीक है, तो मैचिंग वाले MCQs आप ही के पक्ष में जाता है। अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं उसके बारे में तो थोड़ी ट्रिक लगा के आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। टाइम लगता है सोल्व करने में थोड़ा सा। PYQ से भी जो है कुछ क्वेश्चन जो है, फॉर एग्जांपल रिसेप्शन थ्योरी एज इट इज जो है, काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं। तो जो लोग PYQs करके गए हैं, जो मैंने पिछले सालों के 2016 से लेकर 23 तक के आपको डिटेल सॉल्यूशन में दिए हुए हैं,
खास तौर से 2023 के दोनों पेपर, पिछले साल 2 पेपर हुए थे, क्योंकि पिछले साल काफ़ी लोगों के जो है एडमिट कार्ड नहीं आ पाए थे। लेकिन इस साल एक भी केस मेरे पास ऐसा नहीं आया जिसमें ये हो कि एडमिट कार्ड नहीं आया हो, ऐसा एक भी केस मेरे पास नहीं आया। जबकि 60 लोगों की लिस्ट तो मैंने पिछले साल बना के जो है सब जगह भेजी थी, तब जाके दूसरा पेपर हो पाया था। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा एनालिसिस है। डिटेल में एनालिसिस करेंगे तो आप कहेंगे कि वीडियो लंबी बना दी, इतनी लंबी वीडियो मत बनाया करो। ओके, जेएमआई के एंट्रेंस एग्जाम जो है अब होंगे 30 मार्च तक, उसकी लास्ट डेट है। और एआईएमसी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, और जेआईसी यानी कि जेवियर्स जो है मुंबई के अंदर एक बड़ा प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। मास कम्युनिकेशन के कोर्सेज अच्छे चलते हैं। तो आप दिल्ली में अगर आप लेना चाह रहे हैं किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर या इंस्टीट्यूट के अंदर, तो ये दोनों बहुत बेहतर है। दिल्ली में ये है, मुंबई के अंदर ये है, तो इनको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। खास तौर से जो लोग एडीपीआर, एडवर्टाइजमेंट एंड पीआर के लिए देखना चाह रहे हैं, क्योंकि इस बार एडवर्टाइजमेंट पीआर का क्वेश्चन तो आया नहीं, तो जो लोग ज्यादा इंटरेस्टेड थे इस चीज को लेकर, ठीक है, तो उनको थोड़ा सा नुकसान भी झेलना पड़ सकता है या उसके स्कोर कम रह सकते हैं। तो इन 2 ऑप्शंस को भी जो है आप जरूर ट्राई कीजिए। इनके फॉर्म्स भी ओपन है। जामिया को भी ट्राई कीजिए, इसके फॉर्म भी ओपन है। जीजीआईपीयू की भी जो है मार्च तक फॉर्म रहेंगे। यहाँ भी एमए के कोर्सेज हैं, एक प्राइवेट का है, एक जो है गवर्नमेंट का भी जो है मेन जो कैंपस है जीजीआईपीयू का वो है। इसके लिए अलग से आपको सीईटी देना पड़ेगा इसका। हाँ, सीयूईटी के अंदर भी ये कंसिडर करते हैं, लेकिन उसका नॉमिनल प्रोविजन है, कुछ खास मतलब नहीं है। अगर आप जीजीआईपीयू जाना ही चाहते हैं तो सीईटी देकर ही जाइए, बहुत इजी पेपर होता है उसका। CUQP 17 से तो काफी इजी है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है और काफी बढ़िया पेपर होता है, अच्छा पेपर होता है। जामिया के एंट्रेंस एग्जाम जो है सब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल के जो एप्लीकेशन फॉर्म अब आएंगे, अभी तक आए नहीं है, आने ही में ही है ना। मैं 15 मार्च को बात कर रहा हूँ, अप्रैल तक तो आराम से आ ही जाएंगे। अब आपका फेवरेट टॉपिक कि कट ऑफ क्या रहेगी, है ना। तो कट ऑफ को देखिए, सबसे पहले हमें परसेंट वाइज निकालना पड़ेगा, हम डायरेक्टली मार्क्स से नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि ये जो आपको मार्क्स दिखाई दे रहे हैं ये आउट ऑफ 400 है, ठीक है, आउट ऑफ 400 है, क्योंकि पार्ट ए इस साल हट के आ गया है ना। ये पार्ट ए हटने के बाद पहली बार जो है ये इस बार पेपर हुए हैं केवल 75 क्वेश्चंस के और 105 मिनट के, है ना। तो इस बार पैटर्न सबके लिए जो है थोड़ा बहुत नया था। तो देखो 2022 की बात करें ना, 2022 के अंदर क्या हुआ था दोस्तों की आईएमसी के मेन कैंपस के अंदर, मेन कोर्सेज में, मेन कैंपस मेन कोर्सेज के अंदर एक एवरेज कट ऑफ हम निकाल के देखें, इट वाज अराउंड 70% या 69%, एकदम एग्जैक्ट के आसपास, है ना। यू कैन से कि 70% जिसके मार्क्स आ रहे थे, क्योंकि 2022 का पेपर क्या था, इजी पेपर था, बहुत इजी पेपर था। 23 और ये 24 के मुकाबले काफी इजी पेपर था, आपने देखा भी होगा। 2023 में जैसे ही पेपर में टफनेस आई और अचानक से सरप्राइज दे दिया मीडिया लिटरेचर, हालांकि वो मीडिया स्टडीज के क्वेश्चन हो जाते हैं, मीडिया से जुड़ी हुई जो बुक्स हैं उसके ऊपर कमेंट्स हैं, उन सब चीजों पे जो है आपके क्वेश्चंस हैं, ना। तो उसको हम इजीली जो है मीडिया लिटरेचर बोल देते हैं। तो 2023 में पेपर थोड़ा सा जब टफ आया तो कट ऑफ काफी गिरी, इतनी गिरी कि जो 70% मार्क्स लाने पड़ रहे थे 2022 में, वो 52% के अराउंड अगर मार्क्स आपके थे तो भी जो है 2023 में एडमिशन आराम से हुआ, कट ऑफ काफी गिरी। अब बात यह है कि 2024 में क्या होगा, 2024 में क्या होगा, हम क्या मान के चले। तो जितना पेपर मैंने देखा, ठीक है, और जो आपकी बातें मैंने सुनी, है ना, तो उस हिसाब से मेरे को ये लगता है कि देखो इतनी कम तो नहीं गिरेगी 2023 के जितने, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ा सरप्राइज था। अचानक से जो है 9-10 क्वेश्चन मीडिया लिटरेचर से, यानी कि मीडिया की बुक्स और उसके ऑथर से जुड़े हुए जो है पूछ लिए गए थे। तो उसकी वजह से 10 क्वेश्चन आप मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, तो 40 नंबर का वही डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और एसेशन रीजन वाले क्वेश्चन जो है काफी लोगों की गलत होने की वजह से ये कट ऑफ गिरी थी। इस बार एसेशन रीजन के क्वेश्चंस तो नहीं है, ठीक है, और पेपर ऐसा है, क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें ट्रिक्स लगा के आप सोल्व कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि 52% से तो ऊपर रहेगी, लेकिन ये 70% यानी कि 2022 जैसा इजी भी नहीं है। तो इसका बीच का मामला अगर हम देख ले तो बहुत बढ़िया डिसीजन रहेगा, बहुत बढ़िया प्रेडिक्शन मेरे ख्याल से रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि इस बार पेपर कितने का हुआ है, 300 का, पिछली बार की तरह 400 का नहीं है। तो 300 के अगर हम 60% निकाल लें, 300 स्कोर के अगर हम 60% निकालें
तो इट इज 180। ठीक है, तो 180 मार्क्स जिसके बन रहे हैं। अब ये मार्क्स आपके 45 क्वेश्चन सही होते हुए बन रहे हैं कि मान लीजिए किसी ने 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, उसमें से भाई 43 अटेम्प्ट आपके सही हो रहे हैं या 65 में से सही हो रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन अपने लेवल पे करनी पड़ेगी, है ना, कि कितने क्वेश्चन करके। आप सबको पता है कि एक क्वेश्चन सही करने पर 4 मार्क्स मिलते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी 1 नंबर की थी। तो आप खुद से अपना निकाल लीजिए कि अगर आपकी 180 जो कि कम होके 175 जा सकता है, मैक्सिमाइज मेरे ख्याल से जो 185 से ऊपर कट ऑफ नहीं रहेगी। जो कट ऑफ आईएमसी के अंदर मेन कोर्सेज की मेन कैंपस में 205 के अराउंड दिख रही थी एवरेज सब कोर्सेज वगैरह मिला के, और 2022 में 275 के आसपास दिख रही थी, वो मेरे ख्याल से 180 के आसपास 2024 के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये अराउंड आप कह सकते हैं कि अराउंडली ये ठीक ठाक एक मेजरमेंट है जिससे आप डिसीजन ले पाएंगे अभी कि मेरे को आगे अल्टरनेटिव्स के लिए कितना देखना पड़ेगा, कितना नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अपना जो है कैलकुलेशन आप खुद से मेरे ख्याल से कर पाएंगे। अब ये है कि आप में से काफ़ी लोगों को नहीं पता कि अब आगे की प्रोसेस कैसे होती है, तो प्लीज़ बहुत ध्यान से देख लीजिए। अब देखो, आपने पेपर दे दिया, 28 मार्च तक जो है ये CUET के पेपर्स कंप्लीट हो जाएंगे अगर सब कुछ सही रहा। तो कुछ गड़बड़ हुई तो 3-4 पेपर और वो करवाएंगे। उसके बाद में जो है आपका क्या आएगा, रेस्पॉन्स शीट आएगी और प्रोविजनल आंसर की आएगी। ठीक है, प्रोविजनल आंसर की आएगी और उसके साथ आपकी रेस्पॉन्स शीट में ये आएगा कि आपने इस क्वेश्चन का ये आंसर दिया था। तो आप कहेंगे कि हाँ ये तो सही दिया था और आपकी आंसर की में क्या है, सही है मेरा। अब आपने कहा कि मैंने ये जो आंसर दिया था ये आपका क्वेश्चन ही गलत है और आप प्रोविजनल आंसर की में ये सही बता रहे हैं, तो ये गलत है, तो आप क्लेम कर सकते हैं। उसके लिए आपको करीब 200 रुपए की फीस देनी पड़ेगी पर क्वेश्चन के हिसाब से, है ना। अगर आप आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं, क्लेम करना चाहते हैं, तो 200 का अराउंड जो है एक अमाउंट आपको देना पड़ता है, तब जाके आप वहाँ अप्लाई करेंगे। और साथ में सोर्स भी लगाना होता है ऑफिशियल टाइप का कि देखिए आपका आंसर गलत है, आंसर ये नहीं होके ये होगा, या पूरा क्वेश्चन ही गलत है, तो आपको क्लेम करना पड़ेगा। जो कि 2 से 3 दिन तक जो है आपके लिए पोर्टल खुला रहेगा। मतलब रेस्पॉन्स शीट आने के बाद में रेस्पॉन्स शीट आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रोविजनल आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं, खुद से मैच करके देखनी होगी। फिर बाद में जो आपने अप्लाई वगैरह कर दिया, आंटी देख लेगा कि अच्छा हमारा क्वेश्चन गलत है, ड्रॉप करना है ड्रॉप कर देगा, जो भी करना होगा, आंसर चेंज करना होगा तो आंसर चेंज करेगा। तो 2 से 3 दिन बाद में जो है आपकी आ जाएगी फाइनल आंसर की। फाइनल आंसर की के साथ में ही आपका आ जाता है स्कोर कार्ड, फाइनल स्कोर कार्ड, जिसके बेसिस पे अब आप क्या करेंगे, काउंसलिंग प्रोसेस करवाएंगे। अब हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग काउंसलिंग प्रोसेस होती है, बिल्कुल सेपरेट। एग्जाम सबका कॉमन था, काउंसलिंग सबकी अलग अलग है। अब जैसे आप आईएमसी के पोर्टल पे जाके आईएमसी का काउंसलिंग फॉर्म भरेंगे, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके उसका भरेंगे। ठीक है, तो इन सब के जो जितने भी यूनिवर्सिटीज में आपने अप्लाई किया है, फॉर्म भरते समय जितने भी कोर्सेज आपने सेलेक्ट किए, उन सब के पास जो है एनटीए आपका स्कोर कार्ड भेजेगा और आप खुद उनकी वेबसाइट पे जाके जो है काउंसलिंग की प्रोसेस करेंगे, है ना। तो जो जो आपकी लिस्ट में आपने सेलेक्ट किए थे एप्लीकेशन फॉर्म में, उन सबको एनटीए डेटा भेज देगा। फिर उनकी वेबसाइट पे जाके आप काउंसलिंग का फॉर्म भर पाएंगे और अपनी काउंसलिंग मतलब जो है करवा पाएंगे, जिसमें यह है कि आप अप्लाई करेंगे कि मेरे को आपका ये कोर्स चाहिए। जैसे आईएमसी के अंदर 5 कोर्सेज हैं अभी इस समय में। ठीक है, तो 5 तरह के डिप्लोमा कोर्सेज हैं अलग अलग कैंपस के अंदर। तो आपको सीक्वेंस भरनी पड़ेगी कि मेरे को टॉप प्रायोरिटी मेरी ये है और इस कोर्स का ये वाला कैंपस मेरी प्रायोरिटी है। तो इस तरीके से काउंसलिंग फॉर्म भरना होता है। फिर आती है आपकी मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट से आपको पता चलेगा कि मेरा जो है सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब ये देख लेते हैं कितना टाइम लगेगा। देखिए 10 अप्रैल तक मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक रहा तो 10 अप्रैल तक ये फाइनल आंसर की और स्कोर कार्ड तक का काम हो जाना चाहिए। उसके बाद जो है डेटा एनटीए भेजता है हर एक यूनिवर्सिटी को, जिसमें करीब 10 दिन का समय आराम से लग जाता है। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी है जो बिना डेटा आए भी जो है काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देती है ताकि बाद में ही मैच कर लेंगे हम डेटा। आप तो फॉर्म भरना स्टार्ट करो, फॉर एग्जाम्पल बीएचयू पहले ही स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका अप्रैल का महीना काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होते होते निकल जाएगा। कुछ यूनिवर्सिटीज 15 दिन का टाइम देती है काउंसलिंग का फॉर्म भरने के लिए, कुछ 10 दिन का टाइम देती है। ऐसे करके आपका
मैं ये कह सकता हूँ कि जो अप्रैल का महीना है, काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने में जो है निकल जाएगा। मई में जो है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आपको पता चल जाएगी कि क्या है। तो मुझे लगता है कि अप्रोक्सीमेटली पूरे 2 महीने तो नहीं, लेकिन 50 दिन तो आराम से लग ही जाएंगे, जब आपको ये पता चलेगा कि मेरा उस फलानी यूनिवर्सिटी में फाइनल सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन प्रेडिक्शन जो है आज ही आप कर सकते हैं कि जैसे मैंने कहा कि आईएमसी की कट ऑफ 180 के अराउंड रह सकती है। मेरी बात पे आप विश्वास करके अपना डिसीजन लेना चाहें तो आप फ्री हैं, ले सकते हैं। और अब देखिए, किसी के मान लीजिए 120 ही नंबर बन रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है ना आईएमसी, है ना, बहुत सीधी सी बात, आप खुद ही समझ जाएंगे। और अगर आपके 190 नंबर बन रहे हैं तो आपको पता है कि मेरा अब तो हो ही जाएगा, ये बात तय है। 190 नंबर बन रहे हैं, एमसी में 100% हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आप अल्टरनेटिव्स के साथ में नहीं जाएं तो बढ़िया है, फालतू में पैसे लगेंगे, क्योंकि बिना मतलब दूसरे एंट्रेंस एग्जाम जो है आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर एग्जाम दे के आएंगे तो भी तो पैसे लगते हैं, फिर बाद में काउंसलिंग करवानी होती है उसके पैसे लगते हैं, तो बिना मतलब खर्चा हो जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल जो जानकारी थी ये थी, मैंने एनालिसिस आपको दिया बेसिक सा, फिर ये भी बता दिया कि जो है कट ऑफ क्या रहेगी, और मेनली ये भी बता दिया कि प्रोसेस आगे की क्या रहेगी। ये 3 बड़े पॉइंट्स मैंने जो इस वीडियो में बताए हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका पेपर जैसा भी गया हो, आप निराश मत होइए, खुले दिमाग से जो है एकदम हंसते हुए आगे जो है अपना डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है, ठीक है। और मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा जिन्होंने जो है हमारे साथ इतना समय बिताया है। और कुछ लोगों का पेपर मतलब गलत होने के बाद में भी जो है वो हम पे ये कह रहे हैं कि नहीं सर, आपकी वजह से हम इतना तो कर पाए, नहीं तो फिर जो है ये दिक्कत हो जाती, ठीक है। और मैक्सिमम लोगों का जो भी हमसे जुड़े हुए थे उनका पेपर बहुत ही शानदार गया है, इस बात की मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है। और आगे भी जो है आप सब लोगों का प्यार मुझे पूरा यकीन है कि बना रहेगा। और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, और आगे के लिए ऑल दी बेस्ट।